हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको आप पीपीएफ भी बोल सकते हैं, उसके फीचर या बेनिफिट जो हैं वो क्या होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन पर्सन जो है एलिजिबल होता है पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए। ये पीपीएफ अकाउंट आप कहाँ पर खुलवा सकते हैं, कितने पीरियड के लिए मिनिमम आपको ये जो है अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, मैक्सिमम साइड में कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, पेमेंट जो आप करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसका मोड क्या रहने वाला है, कितना इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में जो है आपको पीपीएफ अकाउंट के ऊपर मिलता है, कोई टैक्स बेनिफिट इसके ऊपर मिलता है क्या, कोई लोन की फैसिलिटी भी इसके ऊपर अवेलेबल होती है क्या, इसी तरीके से कोई प्री मैच्योर विड्रॉल का कोई ऑप्शन इसके अंदर होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके फीचर या बेनिफिट जो हैं इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो पीपीएफ अकाउंट है वो केवल एक इंडियन जो रेजिडेंट होता है या इंडियन सिटीज़न होता है वही ओपन करवा सकता है। अगर आप एक एनआरआई हैं या इंडियन सिटीज़न नहीं है तो आप ये अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, अगर आपने जब ये अकाउंट ओपन करवाया था जब आप एक रेजिडेंट इंडियन थे, बट उस अकाउंट के बाद आप एक एनआरआई हो जाते हैं, तो उस केस में जो आप ऑलरेडी पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा चुके हैं आप उसको कंटिन्यू मेंटेन कर सकते हैं, जो भी इसका मैक्सिमम टाइम होता है, और उसके अंदर कंटिन्यू ही पैसा डिपॉजिट करवाते रह सकते हैं। सिमिलरली एक पर्सन जो है एक ही अकाउंट जो है यहाँ पर ओपन करवा सकता है। यहाँ पर जो पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया जाता है वो केवल एक इंडिविजुअल ही ओपन करवा सकता है। इसके अलावा किसी और पर्सन को ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है। केवल एक इंडिविजुअल ही जो है ये अकाउंट ओपन करवा पाएगा, और वो पर्सन जो है केवल एक ही अकाउंट करवा सकता है। मीन्स आप अपने अकाउंट नाम से 2 पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। हाँ, बट अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड है तो उस माइनर चाइल्ड के नाम से एज ए पेरेंट आप जो है एक अकाउंट जरूर ओपन करवा सकते हैं। बट उस केस में क्या होगा कि आपके बच्चे और आपका जो टोटल लिमिट है वो मैक्सिमम जो लिमिट बताई गई है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोनों अकाउंटों को मिलाकर। तो इस तरीके से ये बात हुई एलिजिबिलिटी के बारे में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये पीपीएफ अकाउंट जो है आप कहाँ पर ओपन करवा सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट को आप दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है ओपन करवा सकते हैं, किसी भी सरकारी बैंक के अंदर, नेशनलाइज बैंक वो एसबीआई हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है। सिमिलरली प्राइवेट बैंक्स बहुत सारे जो है वो पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया। तो इस तरीके से आप इन जगह पर अपने पीपीएफ अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं। और जो पीपीएफ अकाउंट आप ओपन करवाएंगे उसके लिए आप फिजिकली जो है डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, फिजिकली विजिट कर सकते हैं ब्रांच के अंदर, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हैं। तो जब आप फिजिकल ओपन करवाएंगे तो आपको जब भी पोस्ट ऑफिस या बैंक के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, आपको उसको फिल करना होगा, और साथ में अपने जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी लगेंगी, तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ देने होंगे। बट अगर आप एक नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको फिजिकली जो है जाने की ज़रूरत नहीं है ब्रांच में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ मैंने एक आईसीआईसीआई बैंक का मैंने एक एग्जाम्पल लगाया है। आपको यहाँ बैंक अकाउंट में सिंपली जाना होगा और आप यहाँ देखिए आपको पीपीएफ अकाउंट का जो है ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो अपनी आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके भी घर बैठे बैठे इस पीपीएफ अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे केवाईसी आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब बैंक अकाउंट खुलवाया था तो वहाँ पर उस टाइम आपने सारे ही डॉक्यूमेंट जो है सबमिट किए होंगे। तो इस तरीके से आप जो है ऑनलाइन भी इसको ओपन करवा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं टेन्योर क्या होगा पीपीएफ का, मीन्स कितने पीरियड के लिए आपको ओपन करवाना पड़ेगा। जो पीपीएफ अकाउंट होता है दोस्तों वो ओपन किया जाता है 15 साल के लिए, मीन्स कंप्लीट 15 ईयर्स के लिए जो है आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन होता है। और उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो ये 5 साल के ब्लॉक में जो है ओपन हो जाता है। तो मान के चलिए आपने 15 साल के लिए जो है पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लिया, और उसके बाद जो है आपका 15 साल का पीरियड फिनिश हो गया। अब आप चाहते हैं 2 साल के लिए जो है इसको एक्सटेंड करवा ले, तो ये 2 साल के लिए एक्सटेंड नहीं होगा, आपका एक टाइम में ही आपको सीधा 5 साल के लिए जो है ओपन करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से 15 साल का हो गया, फिर 5 साल के लिए 20 साल का हो जाएगा। फिर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर 5 साल से करवा सकते हैं, तो 25 साल तक चला जाएगा। फिर आप 5 साल करना चाहते हैं तो इस तरीके से 30 साल चला जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर 5-5 साल आप जो है एक्सटेंशन ले सकते हैं। बट मिनिमम जो पीरियड रहने वाला है वो 15 साल का रहने वाला है। अगर मैं वहीं बात करूं इन्वेस्टमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में दोस्तों, तो देखिए इसके अंदर आप मिनिमम 1 साल के अंदर 500 रुपये इन्वेस्ट करके जो है ये अकाउंट जो है कंटिन्यू करवा सकते हैं। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है पूरे साल के अंदर मात्र 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको पूरे साल के अंदर करनी है, और ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। फिर उसके लिए आपको दोबारा वो ओपन करवाना पड़ेगा, उसके लिए जो भी आपके चार्जेस लगेंगे वो सब आपको पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी होती है 1.50 लाख एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो आप दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, आप कभी भी 1.50 लाख से ज़्यादा इसके अंदर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।
अगर आप 1.50 लाख से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उस केस में उस एक्सेस अमाउंट के ऊपर आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, इनकम टैक्स के अंदर किसी भी तरीके का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो मैक्सिमम अमाउंट आप 1.50 लाख ही इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट का जो मोड रह सकता है वो आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, मीन्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है आप एक साल के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले तो क्या होती लिमिट होती थी कि आप एक साल के अंदर 12 टाइम्स ही जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, 12 बार से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट इस लिमिट को अब ख़त्म कर दिया गया है। अब एक साल के अंदर जितनी मर्जी चाहे आप उतने टाइम जो है इसके अंदर पैसा जमा करवा सकते हैं। तो बस ध्यान रखना है कि एक साल के अंदर आप 500 रुपये जरूर इसके अंदर इन्वेस्ट करें और 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर मैं वही बात करूँ मोड ऑफ डिपॉजिट क्या रहने वाला है, तो आप ये जो पैसा डिपॉजिट इसके अंदर कर सकते हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो कैश में कर सकते हैं। मीन्स आप ब्रांच में जा सकते हैं, बैंक की या पोस्ट ऑफिस की, वहाँ कैश डिपॉजिट करवा दें, चेक डिमांड डीडी से कर दें। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर ऑनलाइन फंड भी जो है इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं हाई एंड सिक्योर इंटरेस्ट रेट। अब देखिए दोस्तों, जितनी भी आपकी ये इस तरीके की स्कीम्स होती हैं, जो सरकारी स्कीम होती हैं जहाँ पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, तो जो आपका पीपीएफ होता है ये आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है। अगर मैं ईपीएफ की बात करूँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसके ऊपर जो है आपको अच्छी खासी जो है रिटर्न मिलती है। अगर आज के टाइम में मैं बात करूँ 2023 के अंदर, तो अभी आपको जो इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है वो 7.1 पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। और ये जो है फ्लेक्सिबल रेट है दोस्तों, क्योंकि ये जो रेट है ये चेंज होता रहता है, ये ऐसा नहीं है 7.1 ही है। हाँ, बट पिछले कुछ 2-3 साल से 7.1 ही चल रहा है। उससे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8% था। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 7% से लेकर 9% के बीच में जो है ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये जो है रेट फ्लेक्सिबल रहता है। तो और ये जो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ये कंपाउंडेड होता है एनुअली जो है इसको कंपाउंड कर दिया जाता है। वो हर साल 31 मार्च को जो है आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों वो ये है कि आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमेशा 5 तारीख से पहले ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि जो आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है, जो 7.1 का इंटरेस्ट रेट है वो पे किया जाता है हमेशा जो भी आपका लोवेस्ट बैलेंस रहता है बिटवीन 5th डे एंड लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। 5 तारीख और 31 तारीख के बीच में जो भी आपका मिनिमम बैलेंस रहेगा उसके ऊपर आपको जो है इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करें, हमेशा आप जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो 5 तारीख से पहले ही कर लें, अगर आप अच्छा इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सपोज करें 6 तारीख को अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में उस 6 तारीख में को जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस महीने के अंदर आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। तो हमेशा आप इन्वेस्टमेंट जब भी पीपीएफ के अंदर करें 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ही इन्वेस्टमेंट कर लें। अब मैं बात कर लेता हूँ ट्रिपल ई कैटेगरी की। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिपल ई का मतलब होता है एग्जम्प्ट जो है कैटेगरी में ये फॉल करता है, क्योंकि तीनों ही स्टेजेस के अंदर जो है आपको टैक्स बेनिफिट इसके अंदर दिया जाता है। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर तो आपको सेक्शन 80C के अंदर 1.50 लाख तक का बेनिफिट दे दिया जाता है। आपकी जो भी इनकम होती है वो 1.50 लाख से कम हो जाती है। मैक्सिमम जो आपको बेनिफिट मिलता है वो 1.50 लाख का 80C के अंदर मिल जाता है जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद जो आपको ईयरली इंटरेस्ट आप किसके ऊपर अर्न करते हैं, आपका जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है वो भी आपका टैक्स फ्री होता है। वो इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर आपको दिखाने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी एग्जम्प्ट होता है। उसी तरीके से 15 साल के बाद जब आपकी मैच्योरिटी हो जाती है और आपको जो टोटल पैसा वहाँ पर मिलता है वो भी आपका टैक्स फ्री होता है। तो तीनों ही स्टेजेस के अंदर जो है तो होता है, इसके ऊपर जो टैक्स है वो नहीं लगता है। तो इसलिए ये ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, मींस एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंदर जो है फॉल करता है। तो कुछ ही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती हैं जो ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर जो है फॉल करती हैं, और उनमें से एक पीपीएफ भी है जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है जो आपको मिलता है अगर आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं एज फैक्टर के बारे में। तो देखिए, एक सबसे अच्छी बात दोस्तों इसकी ये है कि कोई भी एज लिमिट इसके अंदर नहीं होती है इन्वेस्टमेंट करने की। आप किसी भी एज के अंदर जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक बच्चे से लेके एक ओल्ड एज तक का पर्सन जो है वो पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, ओपन करवा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे के नाम से भी एक पीपीएफ अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं। तो किसी भी तरीके का एज फैक्टर इसके अंदर नहीं रहता है। अगर मैं वहीं लोन अवेलेबिलिटी की बात करता हूं तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर आपको पीपीएफ अकाउंट के जो आपका पीपीएफ अकाउंट आपने ओपन करवाया है उसके ऊपर आपको लोन की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन जो लोन का इंटरेस्ट रेट रहता है उस केस में वो 1 या 2% हाइयर रहता है आपके रिटर्न रेट से। जैसे अगर मैं बात करूँ आज के टाइम में जो आपको रिटर्न इसके ऊपर ऑफर की जा रही है वो 7.1 की जा रही है। तो आपको जो लोन इसके ऊपर मिलेगा वो 8.1% के हिसाब से मिलेगा या फिर 9.1% के हिसाब से मिलेगा। तो 1 या 2% जो है वो
हायर ही रहता है जो आप लोन इसके ऊपर लेते हैं। बट फिर स्टिल अगर वो आप लोन लेते हैं, फिर भी वो पर्सनल लोन अगर आप लेने जाते हैं तो उससे वो ये रेट काफ़ी कम है। और ये जो लोन है आप देखिए, आप इसमें ध्यान रखिए, जो लोन आप अप्लाई कर पाएंगे वो 3 to 6 ईयर के बीच में ही अप्लाई कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है मिनिमम 3 साल आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी, तो उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो लोन भी आपको मिलेगा वो मैक्सिमम 25% ही मिलेगा आपका टोटल अवेलेबल अमाउंट का। अब सपोज करें आप 4th ईयर में जाके जो है लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पर आपका जो अमाउंट था वो सपोज करें 4 लाख रुपीज़ था, तो 4 लाख का 25% कर लीजिए तो ये करीब करीब आ जाता है 1 लाख रुपीज़। तो आपको 1 लाख रुपए का लोन मैक्सिमम साइड में जो है वो मिल पाएगा। और जो मैक्सिमम टेनर भी मिलेगा आपको लोन का, ये 36 महीने मिलेगा, 3 साल मिलेगा। मीन्स आपको 3 साल के अंदर अंदर ये लोन जो है वो रिटर्न कर देना है। तो 3 साल से ज़्यादा का पीरियड आपको नहीं दिया जाएगा इस लोन को रिटर्न करने के लिए। अगर मैं वहीं बात कर लेता हूँ प्री मैच्योर विड्रॉल की, तो देखिए दोस्तों, प्री मैच्योर विड्रॉल का इसमें ऑफर भी दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो 6 साल के बाद अगर आप चाहें तो अपना 50% अमाउंट जो है, जो भी आपका उस टाइम बैलेंस होगा पीपीएफ अकाउंट के अंदर, उसका 50% अमाउंट जो है आप विड्रॉल कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, आपका डिपेंडेंट है, आपका फैमिली मेम्बर है, उसके साथ कोई सीरियस इलनेस हो गई है, या आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जो है हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो उस केस में आप जो है अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं और पूरा अमाउंट जो है वो विड्रॉल कर सकते हैं। तो 2 सिचुएशन ऐसी हैं जब आप कंप्लीट अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। कोई आपकी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, आपकी फैमिली मेम्बर की, या आप जो अकाउंट होल्डर हैं आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। तो इन 2 सिचुएशन के अंदर आप पूरा अमाउंट जो है विड्रॉल कर सकते हैं। उस केस में आपको जो है क्लोज करवा देना पड़ेगा पीपीएफ अकाउंट और पूरा पैसा विड्रॉल कर लेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर 1% की पेनल्टी लगा दी जाएगी। मीन्स जो इस केस में आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस केस में 1% की पेनल्टी जो है इसमें से लेस कर दी जाएगी और आपको जो इंटरेस्ट उस केस में मिलेगा वो 6.1% ही मिलेगा आपकी प्री मैच्योर विड्रॉल के ऊपर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब चलिए हम देख लेते हैं अकाउंट ट्रांसफ़र। देखिए दोस्तों, ये जो पीपीएफ अकाउंट आप खुलवाते हैं, किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर खुलवाते हैं, किसी बैंक के अंदर खुलवाते हैं, ये आपका बड़े ही इजी तरीके से जो है आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मीन्स अगर आपका किसी एक ब्रांच में है तो दूसरी ब्रांच में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। सपोज यहाँ मैंने एग्जांपल आपको दिया है, आपने आईसीआईसीआई बैंक के अंदर सपोज दिल्ली के अंदर अकाउंट ओपन करवाया था, अब आप उसको आईसीआईसीआई बैंक चंडीगढ़ के अंदर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो बड़ी इजीली करा सकते हैं। इसी तरीके से आप बैंक टू बैंक भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक के अंदर था, अब आप उसको एचडीएफसी के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पोस्ट ऑफिस के अंदर है तो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आपका अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब फाइनली देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया दोस्तों, इस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश मैं आपको करूँगा कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसा आपको मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ ले लिया कि हायर साइड में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो मैक्सिमम लिमिट है 1.50 लाख की है, तो 1 साल में आप 1.50 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं। 15 साल का आपका मैक्सिमम पीरियड है आपको इन्वेस्टमेंट करने का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 7.1% जो आपका चल रहा है वही मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो इस केस में आप 15 साल में जो इन्वेस्टमेंट कर देंगे वो 22,50,000 की इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और 15 साल में जो आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा वो हो जाएगा 18,18,000 2,209, और फाइनली आपको मैच्योरिटी पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 40,68,000। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप 1.50 लाख 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 7.1% रहता है, जो कि ज़्यादा ही रहेगा दोस्तों, ये एक्चुअली जब आप एवरेज करेंगे तो ये 7.1 से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये रेट जो है फ्लेक्सिबल है जैसे मैंने आपको बताया है। तो आपको 15 साल के बाद 40.68 लाख मिल जाएगा। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में मैं क्या कर देता हूँ, इस पीरियड को 10 साल से बढ़ा दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऑप्शन होता है 5-5 साल के ब्लॉक पीरियड में आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहीं अगर आप ये 15 साल की जगह इसको 25 साल के लिए इन्वेस्टेड करते हैं तो उस केस में देखिए आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी पॉकेट से जाएगा वो जाएगा 37,50,000, और आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा वो हो जाएगा 65,58,000, और फाइनली आपको जो मैच्योरिटी पे 25 साल के बाद पैसा मिलेगा वो मिलेगा 1,03,00,000 रुपीज़। और अब देखिए फाइनली फर्दर मैं पीरियड जो है वो 10 ईयर से बढ़ा देता हूँ। अब देखिए 25 से मैं इस पीरियड को कर देता हूँ 35 ईयर्स। तो अब 1.50 लाख आप एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट करते हैं, 35 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जेब से जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो होगा 52,50,000। और वहीं अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 35 साल में जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 1,74,00,000, और फाइनली जो मैच्योरिटी पर टोटल वैल्यू आपको रिसीव होगी दोस्तों वो हो जाएगी 2,26,00,000 रुपीज़। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, अगर आप भी पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हुए ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। और अगर आप जो भी अपने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे आपको
फिक्स रिटर्न मिलती है, जैसे एफडी वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से बहुत बेहतर है अगर आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि एफडी के अंदर तो आपको जो इंटरेस्ट वहाँ पर मिलता है वो आपको टैक्सेबल होता है, बट पीपीएफ के अंदर आपका किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।